विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। त्योहार विमल। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने से पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी में कालनेमी पर छिड़े संग्राम की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा। शंकराचार्य लगातार मुख्यमंत्री योगी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर कई संत शंकराचार्य सरस्वती के इस रवैये के बाद उनके विरोध में उतर आए हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों कालनेमी पर छिड़ी है ये जुबानी जंग अब कलह का रूप ले चुकी है और किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी हो रही है, सब दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट। अभी भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आए। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सनातन धर्म में संतों का सत्कार तीर्थ के समान माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में संतों के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। यानी जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों एक समान लगे और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, ऐसे गुणों वाले संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। लेकिन इन्हीं संतों के मुखिया यानी शंकराचार्य की पदवी पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तेवर किसी भी ग्रंथ, पुराण और मानस में लिखी संतों की परिभाषा से मेल नहीं खा रहे। छोटी उम्र में सांसारिक चीजों से संन्यास लेकर दंडी स्वामी और फिर शंकराचार्य के पद तक पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी रुचि अचानक राजनीति में बढ़ गई है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह हमलावर दिखे। अरे भाई, हमने कह दिया, हमारा तात्पर्य इतना ही था कि कम से कम एक व्यक्ति के मन में बात तो आई, उसने सोचा तो कि समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा तो अभी भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है और ऐसे चिढ़ा रहा है जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हो। ऐसे समय में अगर समझदारी भरा बयान बीजेपी के किसी मंत्री ने दिया तो हमको ठीक लगा, हमने वो कह दिया। ये बातें किसी राजनेता के मुंह से निकलती तो और बात थी, लेकिन सनातन के ध्वजवाहक की कुर्सी पर बैठा शख्स अगर ऐसी बात करे तो ये शोभा नहीं देता। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस बात पर चिढ़ गए थे कि उन्हें मौनी अमावस्या वाले दिन संगम स्नान की इजाजत नहीं दी गई। वो जबरन आगे बढ़े तो भीड़ को काबू करने के लिए खड़ी पुलिस से उनके बटुकों और समर्थकों की धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य ने इसे सनातन का अपमान बताया, धरना दिया। भीषण ठंड में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना तो देखिए। अब देखिए उनके राजसी ठाट बाट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बाकी संतों की तरह कैंप में नहीं रुकते, बल्कि उनके आराम का ध्यान रखते हुए उनके साथ एक वैनिटी वैन चलती है। जी, वैनिटी वैन, वो जो फिल्म स्टार या फिर राजनेता इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि लगातार होती रैलियों या फिर शूट के बीच में आराम किया जा सके। दावा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की वैनिटी वैन काफी हाईटेक और सुख सुविधाओं से लैस है। ये एक चलती फिरती 5 स्टार आश्रम जैसी। इसमें सोफा है, बेड है, हीटर है और वॉशरूम जैसी सुविधाएं। शंकराचार्य के आराम और तबीयत को देखते हुए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है और इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी में देखिए इस समय महाराज जो है अपनी समय रातें जो है गुजार रहे हैं।
5 दिनों से लगभग लगातार इसी के अंदर रहे, आश्रम में अभी तक नहीं गए। अब ये तस्वीरें बहुत ही अहम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वैनिटी वैन के अंदर की, देखिए महाराज जी के शिष्य, और ये तस्वीर जहाँ पर देखिए महाराज जी और उनके शिष्य यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर, और यहीं पर जो है विश्राम करते हैं। देखिए अब ये तस्वीर वैन के अंदर की अगर मैं आपको दिखाऊं, महाराज जी इधर बैठे हैं, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाऊं, लोगों के बीच पहुंचते हैं इसी से। और ये जो है वैनिटी वैन देखिए काफ़ी आरामदायक, और इसी में जो है वक्त व्यतीत कर रहे हैं। आश्रम में अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन यात्रा जब करते हैं तो लोगों के बीच इसी से पहुँचते हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य के शिष्यों को आशंका है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जानलेवा हमला तक हो सकता है। इसी वजह से प्रयागराज में मौजूद शंकराचार्य के कैंप में जहां तहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई। शंकराचार्य की पालकी से लेकर वहां मौजूद शिवलिंग, सब पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जो तमाम घटनाक्रम हुए उसके बाद अब तस्वीरें अब देखिए थोड़ी बदल गई हैं शंकराचार्य के आश्रम के। वसंत पंचमी का देखिए पर्व यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अब उसके बाद पूरा जो देखिए सीसीटीवी जोन की निगरानी में अब ये पूरा आश्रम देखिए अब रहने वाला है। कल यहाँ पर देखिए देर रात यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया गया। लगभग इसी तरह से 10 कैमरों को पूरे आश्रम के हर तरफ लगाया गया है। अजय इधर भी फोकस करिए, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कैमरे लगाए गए, और यहाँ से लगभग देखिए आगे लगभग 20 कदम तक इस पंडाल का देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कैमरे दिखाई देंगे। ये मुद्दा यूपी के सियासी मिजाज को भी सूट करता है, तो इस पर बयानों की बौछार आ गई। लखनऊ में कांग्रेस के नेता शरद शुक्ला ने होर्डिंग लगवाकर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया, उन्हें परमाराध्य बताया और रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपनी राय रखी और इस बात पर एतराज जताया कि शंकराचार्य के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए था। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर कालनेमी वाले विवाद को हवा दे दी। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। हालांकि सनातन को भरे बाजार में 2 धड़ों में बांटने वाले शंकराचार्य के खिलाफ अब कई धर्मगुरु भी मुखर हो चले। साधु संतों की नाराजगी खुलकर सामने। उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस हठ योग को बेवजह बताया। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए। सनातन का हास्य परिहास न हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माघ मेले में जरा सी बात पर हुई अनबन अब विकराल हो चली। शंकराचार्य ने इसे सनातन के अपमान से जोड़ दिया, जबकि यही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं और अभी भी उनका विवादों से नाता बदस्तूर जारी है। सवाल यह है कि शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन होने वाले संत का सांसारिक मोह से क्या वास्ता? संत को सम्मान की लालसा और अपमान के भय से क्या मतलब? और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य का हठ योग क्या किसी राजनीतिक मकसद का आधार तय कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब यूपी के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की। बीएमसी चुनाव के बाद मुंब्रा को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन एक ने हथियार छोड़े तो दूसरा खड़ा हो गया। उनकी ही पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के दिमाग में भरा नफरती जहर एक बार फिर सबके सामने आ गया है। भाईजान की पार्टी का जिहादी ख्वाब रह रहकर सबके सामने तो आ ही जाता है। बीजेपी ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि सहर शेख की इस नफरती बोली के पीछे कोई और है, जो अब साबित भी हो गया है और अब खुल के सबके सामने भी आ गया है। रिपोर्ट देखिए। मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे।
पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। भाईजान की पार्टी में जिहाद का जहर किस कदर घुला हुआ है, उसकी बानगी उनके नेताओं की नफरती भरी जुबान देती है। पहली बार चुनाव जीतने वाली नेता कहती है कि वो मुमरा को हरे रंग में रंग देगी, लेकिन उन पर जब एक्शन लिया गया तो भाईजान की पार्टी के बाकी जिहादी नेता बिलबिलाने लगे। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने पुलिस को कोसना शुरू कर दिया। कोसना तो ठीक, जलील ने एक बार फिर भाईजान की AIMIM के हरे ख्वाब की वकालत तक कर दी। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तो आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुना आपने, पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। ये बताता है कि AIMIM में उन्हीं को टिकट दिया जाता है जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिनकी रगों में नफरती जिहाद बहता हो और जो मुसलमानों को बरगलाने में एक्सपर्ट हो। तभी तो पहली बार बनी पार्षद भी बेधड़क डंके की चोट पर ये कहती है कि मुमरा को हरे रंग में रंग देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। हालांकि सहर शेख का ये बयान उन्हें काफी भारी पड़ा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ FIR करवा दी थी, जिसके बाद सहर शेख को पुलिस थाने में पहुंचकर माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी पहले ही ये आरोप लगा रही थी कि सहर शेख इस नफरती बोली के पीछे कोई बड़ा नाम है। मुद्दा यह है कि विषय मुमरा हरे रंग से भर देना ये नहीं है। हरा यानी इस्लामीकरण, फेनेटिक। पहले उन्होंने मालेगांव किया, फिर मानखुर्द किया, अब मुमरा में एक समय था जब 30% मुस्लिम थे, आज 80% मुस्लिम है। 20% बचे हुए हिंदू को धमकी देने का प्रयास। आज के बाद MIM वाले, ये तो 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। बीजेपी का ये शक एकदम सही निकला। जैसे ही सहर शेख ने माफी मांगी, उनके पीछे खड़े जिहादियों का कलेजा जल उठा। यही वजह रही कि सहर शेख को मोहरा बनाकर मुमरा को नफरती लपटों में झोंकने का ख्वाब देखने वाले इम्तियाज जलील को खुद सामने आना पड़ा। अब इम्तियाज जलील ने अपना मुंह खोला तो पता चल गया कि पहली बार जीतकर नफरती बोलने वाली सहर शेख को स्क्रिप्ट कहां से मिली थी, किसने उसे ये पट्टी पढ़ाई और कौन उसके पीछे खड़ा था। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि इस सोच का इलाज क्या है। क्यों ये मानसिकता है कि फला इलाके को हरे रंग में रंग देंगे। हालांकि सरकार का मैसेज क्लियर है कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कोई और जगह, नफरत का ये एजेंडा नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। BMC चुनाव में जरा सी परफॉर्मेंस बेहतर क्या हुई, ओवैसी के पार्टी के नेताओं की मानो जुबान ही बदल गई। हालांकि शहर शेख जो पहले बड़ी बड़ी बातें कह रही थी मंच से, बाद में बैकफुट पर आ गई। थाने पर जाकर अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन अब एक और नेता खड़े हो गए हैं उसी जहरीली जुबान के साथ। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं उसी मुंबई की। विवादित फिल्म आलोचक कमाल आर खान उर्फ KRK को कोर्ट ने 27 जनवरी तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। आरोप है कि KRK की गन से एक रिहायशी इमारत पर कई बार फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उनकी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिखाते हैं आपको पूरा मामला रिपोर्ट के जरिए। अक्सर विवादों में रहने वाले और खुद को फिल्म क्रिटिक का तमगा देने वाले कमाल राशिद खान उर्फ KRK अब पुलिस कस्टडी में रहे।
बांद्रा हॉलिडे कोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी तक कस्टडी में भेजा है। कमाल खान को ओशिवरा फायरिंग केस में गिरफ्तार किया गया। 18 जनवरी को अंधेरी इलाके की नालंदा सोसाइटी की दूसरी और चौथी मंजिल पर फायरिंग का मामला सामने आया था। पुलिस को 2 फ्लैट से गोलियां भी मिली थी। इनमें से एक फ्लैट राइटर और डायरेक्टर के नाम पर है, जबकि दूसरा एक मॉडल का बताया जा रहा है। केआरके इसी नालंदा सोसाइटी के सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। पुलिस को फॉरेंसिक जांच में संकेत मिले कि गोलियां केआरके के बंगले से चलाई गई। इसी सिलसिले में शुक्रवार शाम पुलिस ने केआरके को पूछताछ के लिए बुलाया था। दावा किया गया कि पूछताछ के दौरान केआरके ने कबूल किया कि फायरिंग उन्हीं के हथियार से हुई। इसके बाद केआरके को हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से कमाल खान को लेकर जा रही है यहाँ पे ओशिवरा पुलिस की टीम और बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कमाल खान को पुलिस रिमांड में मांगेगी। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से ओशिवरा की टीम लेकर जा रही है और लगातार जिस तरह से इस मामले की जांच कर रही है ओशिवरा पुलिस की टीम कमाल खान को लेकर जा रही है कोर्ट में पेश करने के लिए। आरोप है कि उन्होंने फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है कमाल खान को, और कमाल खान को बांद्रा में कोर्ट में पेश करने के लिए ओशिवरा पुलिस की टीम लेकर जा रही है। केआरके को 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, लेकिन विवादों में रहने वाले कमाल राशिद खान ने वही किया जो वो आज तक करते रहे। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश बताना शुरू कर दी। कमाल राशिद खान के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें साजिश में फंसा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों इमारतों के बीच 400 मीटर की दूरी है और जिस हथियार से गोली चलाई गई उसकी रेंज सिर्फ 20 मीटर है। जिसके फ्लैट पर फायरिंग हुई उससे कमाल खान की कोई पहचान नहीं, ऐसा उन्होंने खुद दावा किया, और फायरिंग करने का कोई इरादा नहीं था। फेसबुक कमेंट करने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नालंदा बिल्डिंग है और जो कमाल खान साहब का बंगला है, इन दोनों के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है, और जो पिस्टल जो पुलिस ने बरामद की इनके पास से उनकी लाइसेंसी गन है। उस गन की क्षमता 20 मीटर से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20 मीटर में वहाँ पे उससे फायरिंग हो सकती है। तो पुलिस का ये मानना कि इस गन से चली और वहाँ तक गोली पहुँची अपने आप में ही है संदेहास्पद है, बल्कि असंभव है, ऐसा मैं कहूँगा। मैं कमाल खान का दावा है कि वो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है और जिस बंदूक से फायरिंग की बात की जा रही है उनके पास उसका लाइसेंस है, मतलब ये कोई अवैध हथियार नहीं था। हालांकि इस मामले की जांच जारी है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई केआरके ने गोलियां चलाई? गोलियां चलाने के पीछे केआरके की मंशा क्या थी, या फिर वाकई बॉलीवुड माफिया केआरके को फंसाने की कोशिश कर रहा है? बॉलीवुड में बैठे केआरके के दुश्मन आखिर कौन है? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब केआरके को लेकर मुसीबत बढ़ी हो या विवाद गरमाया हो। इससे पहले भी अलग अलग फिल्मों और बॉलीवुड के एक्टर्स को लेकर जिस तरीके से वो कमेंट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कई बार वो भी उनके लिए मुसीबत बन चुका है और कई बार इसके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की जा चुकी है। इस बार कमाल अब फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उनकी मुश्किलें वैसे बढ़ गई हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी की हार हुई थी, उसके बाद अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। साफ तौर पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव में अनबन दिखाई दे रही है। बिहार में कांग्रेस के नेता खुल करके ये बात कह रहे हैं कि अब आरजेडी से दूरी बनाने का वक्त आ चुका है। सवाल ये है कि जिस मजबूती और दोस्ती के वादे पर राहुल तेजस्वी बिहार चुनाव में साथ आए थे, चुनाव प्रचार किया था, क्या उस दोस्ती में अब दरार आ गई है और क्या अब दोनों की राहें अलग होने वाली हैं? रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। कांग्रेस के संगठन को लेकर कोई और भी प्रताप हो जाता है, तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत और संघर्ष को बढ़ाना होगा। वह लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। ये तस्वीरें देखिए, ये आपके जहन में भी जिंदा हों। ज्यादा पुरानी नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी अटूट दोस्ती का दावा कर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दोनों इसे राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध बता रहे थे। हालांकि बिहार की हार ने इस जोड़ी के दांव पेंच हिला दिए। गलबहियां करने वाले दोनों नेता अब एक साथ एक मंच पर नजर भी नहीं आ रहे। वहीं उनकी पार्टी के नेताओं के बीच अब कलह जग जाहिर हो चली है।
शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद ये तस्वीर भी साफ हो गई कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहती। बिहार में कांग्रेस के जाने माने चेहरों में एक पप्पू यादव ने खुलकर कह दिया कि बिहार में कांग्रेस को अपने अकेले के दम पर सियासत करनी चाहिए। देखिए, कहावत है गांव घर में, घून जौ के साथ घून साथ जौ भी पिसा जाता है, तो वो तो होता ही है। कांग्रेस सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है किसी के कार्यशैली को लेकर, तो कांग्रेस के संगठन को लेकर कोई और भी प्रताप हो जाता है। तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत और संघर्ष को बढ़ाना होगा। सुना आपने, कांग्रेस को अकेले आगे बढ़ना चाहिए, ये कहना है पप्पू यादव का। मतलब मैसेज क्लियर है कि कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन बनाने के लिए खुद मेहनत करेगी। इस पर जीतन राम मांझी ने भी चुटकी ली। उन्होंने भी यही दावा किया कि अगर कांग्रेस अकेले लड़े तो हो सकता है कि उसे कुछ फायदा हो जाए। कांग्रेस को और राहुल गांधी को ये जो विचार आया, सम्मति राय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें एक बात याद आती है कि बहुत देर कर दिया हुजूर आते आते। ये पहले होना चाहिए था, तो शायद कांग्रेस की पुरानी गरिमा है, क्या है, जनता लोग उनको ये कहते हैं। एक ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन किया था जिनका यहाँ समाज के कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग उससे घृणा करते हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस भी घृणा का पात्र बन गई थी। सवाल है कि अचानक राहुल और तेजस्वी के इस भाईचारे में दरार कैसे आ गई। असल में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में महागठबंधन की हार ने राहुल और तेजस्वी की इस अटूट दोस्ती में दरार ला दी। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को केवल 35 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें तेजस्वी की अगुवाई वाली आरजेडी ने 25 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को ले दे के सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली। बाकी 4 सीटें अन्य सहयोगी दलों की झोली में आई, जबकि बीजेपी और जेडीयू वाले गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर बिहार में क्लीन स्वीप कर दिया। और तभी से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता दबी जबान में यह आरोप लगा रहे थे कि उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से नुकसान हुआ। और अब तो कांग्रेस के नेता भी आरजेडी पर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि आरजेडी की वजह से उसकी छवि को नुकसान पहुंचा और वो बिहार में औंधे मुंह गिर गई। इसी के बाद बिहार में 2 लड़कों की ये जोड़ी टूट की तरफ चल पड़ी। तेजस्वी ने भी इशारों में इस दर्द को बयां कर ही दिया। जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुकने का काम नहीं करेंगे। ये लड़ाई की अभी बस शुरुआत है और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। बीजेपी शुरू से ही ये दावे करती रही थी कि राहुल और तेजस्वी की ये दोस्ती दिखावटी है, राजनीतिक मकसद के लिए है। लेकिन महागठबंधन के नेता इसके जवाब में हर बार ये दलील देते थे कि लालू यादव और गांधी फैमिली के बीच परिवार जैसे रिश्ते हैं। तभी तो राहुल गांधी लालू यादव से उम्दा मटन बनाने के पैंतरे सीख रहे थे। मतलब परिवार के साथ मटन बनाया, तेजस्वी को भाई बताकर उनके साथ चुनाव लड़ा और फिर हार आई तो किनारा कर लिया। क्योंकि मटन कैसा पका ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बिहार में सियासी खिचड़ी का बर्तन फूट गया और अब उसमें बची खुची खिचड़ी भी बिखरने की कगार पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि बिहार चुनाव के वक्त भी सीटों को लेकर जो रसाकशी थी वो सभी ने देखी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। इसके बाद कोशिश ये की कि गठबंधन के साथ बिहार में करिश्मा दिखा सके, लेकिन बिहार में गठबंधन को बड़ा झटका लगा और अब इस झटके के बाद दोनों के रास्ते अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए? ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।